7 मई 2025 को इंडियन आर्मी ने रात 1:44 पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खसूसन बहावलपुर और मरीदके में अपनी मिसाइल एयर स्ट्राइक लॉन्च की, जिसका दौरानिया वो 23 मिनट तक मुहित रहा, जिसमें इंडियन आर्मी ने वो फ्रांस बेस राफेल तैयारे और इसके अलावा इसराइली बेस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स और इसके साथ साथ अपने स्काल्प मिसाइल और बरहमूस मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक इस मिसाइल स्ट्राइक में वो 40 सिविलियंस हैं वो मारे गए। इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और शुरुआत में ये क्लेम किया गया कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर ही है, लेकिन पाकिस्तान ने इस क्लेम को वो डिनाई किया और इस चीज़ के सबूत फराहम किए गए कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को टारगेट करने के लिए किया गया है। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स तो किया, लेकिन कोई भी मिसाइल स्ट्राइक है वो लॉन्च ना की। लेकिन इसके बाद भी कुछ घंटे गुजरने के बाद वो इसराइली बेस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स की भरमार वो पाकिस्तान की तरफ भेजी जाती है, जो कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वो प्रवास करते हैं। यके बाद दीगरे वो सैकड़ों की तादाद में वो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ छोड़े जाते हैं। इस गैर यकीनी सूरत हाल में वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है वो बुलाते हैं, जिसमें वो मिलिट्री को ये इख्तियार दे देते हैं कि किसी भी तरह की दरअंदाजी और मिलिट्री के एक्शन का वो भरपूर रिस्पॉन्स है वो दिया जाए और मुकम्मल इख्तियारात हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को वो दे दिए जाते हैं। अपने डिफेंस में पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उसने 3 फ्रांस बेस राफेल तैयारे, जबकि एक इसके अलावा MiG-29 Su-30 MKI और एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसको हवा में ही निशाना बनाया। इंडियन राफेल को गिराने का क्लेम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं था, बल्कि वाशिंगटन पोस्ट और इंटरनेशनल मीडिया और इवन के भारतीय मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि इंडिया में वो 3 क्रैश साइट्स है वो प्रूव हो चुकी हैं, जिनमें 2 राफेल के साथ रेफ़र किया जा रहा है और एक को मेराज के साथ रेफ़र किया जा रहा है। इस वजह से वो इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ा धचका लगता है, क्योंकि जो राफेल तैयार है उन्हें अनबीटेबल एयरक्राफ्ट है वो माना जाता है। 8 मई 2025 की रात को वो इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 15 मुख्तलिफ शहरों में अपनी मिसाइल एयर स्ट्राइक वो लॉन्च कर दी है, जिसे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने वो डिनाई किया और साथ में ये स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो इसको ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो इंडियन मीडिया का सहारा ले इसको दिखाने के लिए, बल्कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो वो पूरी दुनिया देखेगी। और इस साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ये जो हमले हुए हैं ये भारत ने खुद ही अपने शहरियों पर किए हैं, ताकि सिख जो कम्युनिटी है उसको अपने साथ मिलाया जा सके कि पाकिस्तान है वो आप पर हमला कर रहा है लेकिन आप वो उनका साथ। इस सिचुएशन के बाद भारत अपने जो इसराइली बेस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हैं उनकी तादाद में और भी इजाफा कर देता है, जो कि पाकिस्तानी सिविलियंस आबादियों में आकर घूमना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी जगहों पर वो स्ट्राइक भी करते हैं। साथ में कुछ मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब एक ड्रोन जब गिरता है तो वो वहाँ पर एक मैच शेड्यूल था पाकिस्तान PSL का, जिसे वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है और पाकिस्तान के जो बकिया मैचेज हैं वो भी पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिए जाते हैं। सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो जाए। इस तमाम तर वक्त में वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें जारी रहती हैं, जिसमें बहुत सारा डैमेज होता है दोनों साइड पर और भारत की बहुत सारी चेक पोस्ट है वो तबाह कर दी जाती हैं। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि 9 मई की मिड नाइट तक वो पाकिस्तान 77 ड्रोन्स है वो इसराइली बेस है वो गिरा चुका है। 10 मई 2025 को रात 3:30 पर इंडिया अपनी नेक्स्ट जो एयर स्ट्राइक है वो लॉन्च करता है, जिसमें पाकिस्तानी एयर बेसिस को वो निशाना बनाया जाता है, जिसमें नूर खां एयर बेस और एक ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक बहुत सारे मिसाइल्स हैं वो एयर टू सरफेस है वो हवा में ही वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, लेकिन तमाम के तमाम डिस्ट्रॉय नहीं होते, जिस वजह से इन 2 जगहों पर मखसूस तौर पर वह कुछ नुकसानात होते हैं। इंडिया के जाने से यके बाद दीगरे हमलों के बाद बिल आखिर पाकिस्तान 10 मई के फजर की नमाज के बाद अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है वो लॉन्च करता है, जिसमें
में इंडिया की आर्मी की 26 डिफरेंट साइट्स को वो निशाना बनाया जाता है। इसमें किसी भी सिविलियंस की तरफ टारगेट नहीं किया जाता और सिर्फ मिलिट्री बेसिस को ही निशाना बनाया जाता है, जिसमें 15 एयर बेसिस और जिनमें श्रीनगर, उधमपुर, आदमपुर और कुछ दूसरी एयर बेसिस शामिल थे, उनको निशाना बनाया जाता है। और साथ में बरहमूस की स्टोरेज और S-400 सिस्टम को भी निशाना बनाया जाता है। इस वजह से वो इंडिया की मिलिट्री बेसिस पर वो काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं पाकिस्तान के इस ऑपरेशन की वजह से। पाकिस्तान ने अपने इस मिसाइल स्ट्राइक में वो बहुत सारे जो मिलिट्री प्लेसेस हैं, जिनमें मिलिट्री स्पोर्ट्स के कुछ प्लेसेस हैं और इसके साथ साथ कुछ चेक पोस्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और इसके साथ साथ बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स को वो कामयाबी से निशाना बनाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक साइबर अटैक भी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर वो किया, जिसमें इंडिया की मेजर वेबसाइट्स हैं उनको हैक करके पाकिस्तानी परचम लहराया गया। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले सेक्शंस हैं उनको भी हैक करके वो काफ़ी सारे शहरों की बिजली बंद की गई। अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो वार को तरजीह ना दे। इसी वजह से जब इंडिया ने पहलगाम अटैक को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर अपनी जो मिलिट्री वार है उसको इम्पोज करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने हमेशा से ही ये मुतालबा किया कि इसकी फेयर एंड इसकी फ्री जो इंक्वायरी करवाई जाए ताकि वो हकायक सामने लाए जा सके। लेकिन ये यहाँ से इंडिया हमेशा से ही भागता रहा है और यके बाद दीगरे उसने ये साबित किया अपने हमलों के ज़रिए से कि वो पाकिस्तान के ऊपर वार इम्पोज करना चाहता है। भारत के हमला करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने काफ़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया और उसके रिस्पॉन्स के तौर पर गो के लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें तो जारी रही, लेकिन अपनी मिसाइल एयर स्ट्राइक लॉन्च नहीं की। उनके ड्रोन्स भी काफ़ी तादाद में आते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा किया। लेकिन जो सेकंड नंबर पर मिसाइल स्ट्राइक वो लॉन्च की गई, उसके बाद भी आखिर पाकिस्तान ने अपना रिस्पांस दिया और रिस्पांस भी फिर ऐसा दिया कि जो पहले इंडिया बिल्कुल भी सीज फायर पर आमादा नहीं हो रहा था और ज़बरदस्ती वार को इम्पोज किया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, वो सीज फायर पर एग्री हो जाता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो 16/30 टाइम के ऊपर है, वो सोशल मीडिया पर यह अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान और भारत ने वो सीज फायर पर एग्री हो चुके हैं, जिसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को वो प्रूव किया कि दोनों में अब सीज फायर हो चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना अग्रेसिव बिहेवियर होने के बावजूद वो भारत आखिर आमादा ही क्यों हुआ सीज फायर के, और आखिरकार इस वार में वो जीता कौन है। भारत अपनी जगह पर कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये एप्लीकेशन दी कि सीज फायर किया जाए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने ही इस वार को जीता है, तो बेसिकली आखिर ये वार जीता कौन है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो बेसिकली ये जीत पाकिस्तान के हिस्से में आती है, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि इस वार को वो ना बढ़ावा दिया जाए और ये किसी भी तरह से पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन या फिर इंक्वायरी की सूरत में इसका सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन ये वार भारत की तरफ से ही मुसल्लत की गई और हमले के बाद भी इसकी ये अग्रेसिव बिहेवियर इस चीज़ को साबित करता रहा कि ये वार एक लॉन्ग टर्म चलने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के रिस्पॉन्स और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इमीडिएटली भारत का सीज फायर के ऊपर आमादा होना वो इस बात को शो करता है कि एक हैविली डैमेज हुआ है भारत का, और इसी वजह से इंटरनेशनल जो अहमियत है वो भारत अपनी खो चुका है। इसलिए अगर हम आर्जी तौर पर जीत की बात करें तो वो पाकिस्तान के हिस्से में ही आई है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही इसमें वो जीत पाया है। और इसकी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बेसिकली जो दो न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज़ की वार होती है उसमें कोई भी नहीं जीतता। अगर दोनों की वार ये आगे चलती है तो ये एक न्यूक्लियर वार में तब्दील हो जाती है, जिसमें दोनों मुल्कों का ही नुकसान था। इस वजह से स्ट्रेटजिक प्लान्स और मौके की वार के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मौके में ज़रूर जीत हासिल की है, लेकिन इसको अगर बढ़ावा दिया जाता तो एज पॉसिबल है कि ये वार वो न्यूक्लियर वार में भी चेंज हो सकती थी। गो के इस सीज फायर के बाद वो कभी इम्कान है कि भारत फिर से हमला करने की कोशिश करे, जैसा कि भारत के कुछ ऑफिशियल इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। गो के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिसमें कुछ खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं भारत की जानब से, लेकिन वो भी अभी तक अंडर कंट्रोल हैं। नॉर्मल हालात में भी कुछ चेक पोस्ट पर वो फायरिंग के तबादले होते ही